हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में ही होंगे, सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। कुछ बुरी खबरें आई हैं, कुछ अच्छी खबरें आई हैं पिछले हफ्ते। अफसोस की बात यह है कि अच्छी खबर बहुत कम है। अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं, फिर कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वीडियो के अंत में, ज़रा सुनिएगा। तो अच्छी खबर ये जो भी सुनने में आई है, बहुत अच्छा जस्चर दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को मिला है। जब उन्होंने परिक्रमा करी है बंगला साहब गुरुद्वारे की, सिखों की सेवा देखते हुए, गुरुद्वारों की सेवा देखते हुए, मानवता की सेवा देखते हुए, और इस वक्त जो है पुलिस की भी सेवा जो है वो कम नहीं है किसी से, वो बिल्कुल कम नहीं है किसी से। लेकिन जो मंदिर, जो गुरुद्वारे इस वक्त दिखा रहे हैं, छोटे से छोटा गुरुद्वारा भी जो है सेवा करने पीछे नहीं है। छोटे से छोटा मंदिर का ट्रस्ट जो है वो भी दान करने में पीछे नहीं है। और ये हमें बताता है कि धर्म की वैल्यू क्या है, जो हम हैं उसकी वैल्यू क्या है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आज के दिन में जो लोग कहते हैं आज के टाइम में कि धर्म वगैरह कुछ नहीं, उनकी चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि जिनकी धर्म में सेवा लिखी है वो सेवा कर रहे हैं, जिनके धर्म में दान लिखा है वो दान कर रहे हैं। अपने धर्म की ही बातें मान लें अगर हम, तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाती है। खैर, दो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ इस हफ्ते हमको छोड़ के चली गई हैं, ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब। इरफान खान साहब के जाने का जो मेरे को दुख है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे फेवरेट एक्टर थे वो, और हमेशा रहेंगे। और जिस तरीके से गए हैं, जिस एज में गए हैं, विश्वास नहीं होता कि कोई ऐसे भी जा सकता है हमें छोड़ के। क्योंकि एक एक्टिव थे, एक खुशहाल व्यक्तित्व था उनका, उसके बावजूद ऐसे जाना बिलीव नहीं होता मेरे को बिल्कुल भी। खैर, इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब दोनों ही ऐसे व्यक्ति थे जो बिल्कुल ही, मतलब उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि बिल्कुल ही अपने बातों को बड़ी सहजता के साथ रखते थे और सब कुछ कह देते थे। वो किसी से डर नहीं था, कोई डिप्लोमेटिक बातें नहीं करते थे, बिल्कुल स्ट्रेट बातें करते थे वो, बिल्कुल स्ट्रेट। और ऐसे व्यक्तियों की बहुत कमी है इंडस्ट्री में। जो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं उनको सीखना चाहिए, मैं समझता हूँ, ऐसे लोगों से। इरफान खान साहब की मेरे को डिबेट याद है, उन्होंने एक मौलाना को बड़ा अच्छे से चुप कराया था कि तुम जैसे मौलानाओं की वजह से जो है तुम जो भड़काते रहते हो, लोगों को भड़काना बंद करो, तुम ज़्यादा मजहब जानते हो क्या। तो बहुत अच्छे अच्छे मौलाना को उन्होंने चुप कराया है, और यही चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, यही चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और इरफान खान साहब तो मतलब कहते हैं उनको कि, मैं कहूँगा कि अ मैन विद ज़ीरो हेटर्स। जैसे अब्दुल कलाम साहब है, जैसे भगत सिंह हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये मोहम्मद रफ़ी, ये वो लोग हैं मतलब जिनके कोई हेटर्स नहीं है। और अगर इनके भी हेटर्स होंगे, जगजीत सिंह, हाँ जी, ये अगर इनके भी हेटर्स होंगे तो मैं समझता हूँ फिर वो इंसान नहीं है। वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो फिर इंसान नहीं है, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। और ऋषि कपूर साहब भी देखिए, कुछ अपनी बात करूं तो मैं कुछ बातों से उनसे सहमत नहीं था, लेकिन वो मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो वो अपनी बातों को बड़ी अच्छे तरीके से रखते थे। और एक दौर ऐसा चला था बीच में जब उन्होंने लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू किया था, वो बड़े ही कड़े शब्दों में आवाज़ उठाते थे वो, कि क्या है कि हर दूसरी प्रॉपर्टी, हर दूसरा जो ये जगह है, या कोई मोन्यूमेंट है, कोई स्टेडियम है, कुछ है, वो गांधी परिवार के नाम के ऊपर है। क्यों भाई? ये बातें बॉलीवुड में उठाने वाला कोई था नहीं उस टाइम पे। ऐसे लोगों ने आवाज़ उठाई थी, ऋषि कपूर साहब ने। कुछ बातों तो मुझे डिसएग्री हूँ, बट वो अलग बात है और इसकी मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता इस वक्त तो। खैर, हाँ, इरफान खान से मुझे एक बात याद है। इरफान खान साहब से किसी ने मुझे कहा है कि इरफान खान को तूने ट्वीट क्यों नहीं किया भाई, क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए। देखिए, गलती इनकी नहीं है, इन लोगों की। मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली गलती इनके माँ बाप की है। मैं आपको बता दूं कि इनके माँ बाप इनको कहते हैं कि बेटा 10वीं पास कर ले और तुम्हें फ़ोन दिला देंगे हम।
लेकिन इनसे 10वीं पास होते नहीं है, लेकिन ये फ़ोन ले लेते हैं लड़ झगड़ के। लेकिन फ़ोन इनको चलाना नहीं आता। अगर इनको फ़ोन चलाना आता होता तो बेटे, अगर तुम मेरी यूट्यूब का चैनल खोलेगा तो 4 ऑप्शन आते हैं, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। कम्युनिटी पे जाएगा तो बेटा ऊपर से लेके दूसरे ऑप्शन पे ना, ऊपर से लेके दूसरी फ़ोटो जो है वो इरफान खान साहब के ट्वीट की ही है। इनफैक्ट इरफान खान साहब के ऊपर ही मैंने पहले ट्वीट किया है। मैंने आपको कहा था मैं ट्विटर पे आ जाऊँगा आपके कहने पे, और मैंने अब ट्विटर का लिंक मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन पे। खैर, तो इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में दिखता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये जहरीले लोग हैं, इनमें जहर ये डाला जाता है बचपन से ही। ये माँ की गोद में ही इनको जो है ना, माँ की गर्भ में ही इनको ये सिखा दिया जाता है। ये वो लोग हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, किसी की कोई चला गया बंदा उस पर भी हिंदू मुस्लिम, हिंदू कौन था मुसलमान कौन था, ये सिर्फ वही करना जानते हैं लोग। ये सिर्फ वही करना जानते हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। और इतनी नफरत, इतना दिमाग जो तुम लगाते हो ना बेटे, इससे बड़े तो तबलीग की जमात वालों को पकड़ने में लगाता है। इससे बड़े तो तू मौलाना साद के खिलाफ बोलने में लगाता। जब मौलाना साद के चूचड़ों पर डंडे पड़ेंगे ना बेटे, तब तुम्हें पता लगेगा कि कौन है वो मौलाना साद साहब। मौलाना साद साहब बकवास करने आते थे सिर्फ। ये तुम जैसे लोगों की वजह से है। आज हर दूसरा मुसलमान वीडियो बना रहा है ना कि हम मुसलमान हैं लेकिन तबलीगी नहीं, मुसलमान हैं लेकिन तबलीगी नहीं, ये तुम्हारे लोगों की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे लोगों की वजह से हो रहा है। और आने वाली जनरेशन भी तुम लोगों से पूछेंगी कि बहुत पहले ही हो चुका होता है कोरोना वायरस का अंत, लेकिन आप लोगों ने वक्त नहीं दिया। आप लोगों ने कैसे बढ़ा दिएगा, आप लोगों ने कैसे बढ़ा दिया। तुम्हारी जनरेशन पूछेगी तुम लोगों से, आने वाले तुम्हारे बच्चे जो है ना, ये पूछेंगे तुम लोगों से। इसके जिम्मेदार तुम हो, मुसलमानों को बदनाम करने वाले तुम खुद हो। वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने तो सिर्फ इसका जो ताल्लुकात है वो जाकिर नायक से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात का कम से कम 1 लाख आदमियों को हिंदुस्तान में मारने का या संक्रमित करने का जो है लक्ष्य था। जो शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी जी ने कहा है, समझे? तो उनको जाके बोलो, हमें मत पकड़ो, उनको जाके बोलो, उनकी बातों को, उनके सवालों को जवाब दो, समझे? और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, किसी देशद्रोही की कोई औकात नहीं है, समझ रहे हो? बकवास करने आ जाते हैं सिर्फ ये लोग, और इनके पास का कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ भौंकना जानते हैं। इन्होंने कभी कहा होगा कि भाई 3 तलाक नहीं हटेगा, लेकिन हट गया। इन्होंने कहा 370 नहीं हटेगी, लेकिन हटा दी। अब ये सीए के खिलाफ बोलते हैं। मैं चाहता हूँ ये बोलें सीए के खिलाफ बोलें। जिन तक बोलेंगे ना उतने ही ज़्यादा बिल पास होंगे। और बोलो, गद्दार कहीं के। खैर, जो मेन टॉपिक है वीडियो का, देखिए एक और न्यूज़ आई पिछले हफ्ते कि अर्नब गोस्वामी जैसे एक पत्रकार की 12 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंटरोगेशन हुई है, माफ़ कीजिएगा। 12 घंटे उनसे इंटरोगेशन हुई है, 12 घंटे उनसे सवाल जवाब पूछे गए हैं, बताएं। और जिन्होंने अटैक किया अर्नब गोस्वामी के ऊपर, वो छूट गया, उसकी बेल हुई। तो अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे की इंटरोगेशन का ये मतलब निकलता है कि अब पत्रकार भी जो है वो पत्रकारिता अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उनको भी पहले उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि भाई आप आपके ओरिजिनल नाम ले दें, आपके रियल नाम ले दें। अब ये होने वाला है देश के अंदर। सोनिया गांधी को सोनिया गांधी ना कह के उन्होंने एंटोनियो मानियो कह दिया, तो उनका असली नाम कह दिया, तो ऐसे धाराएं लगा दी, ऐसे उनके ऊपर केसेस कर दिए गए हैं, ऐसी चार्जशीट बनाई गई है उनके खिलाफ। कमाल बात है। और हैरानी की बात यह है कि अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में कोई बॉलीवुड के जो हैं बड़े बड़े सेकुलर लोग हैं, कोई आया नहीं है, कोई ट्वीट नहीं आया है। और जब 12 घंटे की पूछताछ हुई है तब भी कोई नहीं आया है। और जब उनको ऊपर अटैक करने वाले की बेल हो गई तब भी कोई नहीं आया है। ये हाल है इस देश का। और मतलब ये तो वही बात है कि हिंदू होना हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ही, मतलब अगर मैं कहूँ कि हम हिंदू हैं और हिंदू होना बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, एक खौफ की बात है फिर तो। मतलब वो टेंशन है इस चीज़ की, अगर हिंदू भी हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है तो। खैर, इनकी वजह से अगर हम ये सोचते रहे कि पत्रकारिता भी इनके अकॉर्डिंग हो तो वो तो चलने से रही, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हम सपोर्ट करते हैं और ऐसे पत्रकारों को हम सपोर्ट करते हैं। सुधीर चौधरी के ऊपर धमकियाँ मिलती हैं, जी ये कर देंगे वो कर देंगे, अर्नब गोस्वामी जैसे के ऊपर अटैक होते हैं, हाँ जी। लेकिन देश के टुकड़े करने वाली जो सोच रखते हैं, जो स्टूडेंट सोच रखते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। भले इस देश की विडंबना देखिए आप लोग कि जो लोग
आतंकवादी को आतंकवादी कहते हैं उनके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। अर्नब गोस्वामी ने अगर एक जो कांग्रेस की राजमाता है उनके खिलाफ बोल दिया तो ऐसे तन बदन में आग लगी इन लोड़ों के कि कोई जवाब नहीं है उसका, है जी। लेकिन ये मादरचोद के पिल्ले कभी समझ नहीं सकते, कभी भी सुन नहीं सकते। अगर इतना ही था, अगर इनका ये मेरे ख्याल ठंडे खून के लोग हैं, इनका खून गर्म नहीं है, मैं समझता हूँ ये ठंडे खून के लोग हैं। जब JNU में अफजल गुरु की फांसी के दिन की सालगिरह पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके लिए नारे लगते हैं, और जिन्होंने उनको फांसी की सजा सुनाई उसके खिलाफ नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, तब सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता है क्या इनका? है मतलब एक आतंकवादी को आतंकवादी ना कहे तो क्या कहे? आप अफजल गुरु को एक आतंकवादी कह के देखे तो आपके पीछे तलवार लेके खड़े हो जाएंगे ये लोग। ये वो कौम है सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिस्ट लोग जो है ये उस कौम के, ये वो कौम कहलाई जाती है जो अपने बाप के सगे नहीं है कि आप सेकुलर नहीं है, आपकी गर्दन काट देंगे हम। जिनको सेकुलर का मतलब नहीं पता है कि होता क्या है सेकुलरिज्म का, ये लड़ जाएंगे जी आपसे सेकुलरिज्म के लिए, जैसे सेकुलर बनो सेकुलर बनो सेकुलर बनो। माही अवे खैर, अर्नब गोस्वामी से मैं यही बात करना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके की पत्रकारिता करते हैं उसी पर रहिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देश आपके साथ है, और कुछ चूतियों की वजह से, कुछ चमनों की वजह से अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए आप लोग, हम आपके साथ हैं। और ऐसों के खिलाफ सज़ा होगी, क्योंकि पालघर केस, अगर आप समझते हैं कि पालघर साधुओं का केस जो है वो दब जाता है, तो बिल्कुल बिल्कुल ये गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये केस दबने वाला नहीं है, इसको हम दबने नहीं देंगे। एक को सज़ा होगी, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि साधु संतों की हत्या का अंजाम क्या होता है। अगर मैं समझता हूँ तो सनातन धर्म में जो सज़ा लिखी गई है साधु संतों की, उसके हिसाब से जो है उसके अकॉर्डिंग को सज़ा होनी चाहिए, यानी मृत्यु दंड होनी चाहिए इनको। वही इनकी जो है असली सज़ा है, वही जो है हमारे साधुओं के लिए असली ट्रिब्यूट होगी, मैं समझता हूँ ये। और जिस तरीके की, अच्छा एक बंदे ने मुझे कहा कि मोदी की नीति चूतियाँ हैं, और उसने सुनने वाली बात, उसने क्या कहा मेरे को कि मोदी की नीति चूतियाँ हैं, कुछ मतलब कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, लेकिन इकोनॉमी तो इतनी नीचे नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमी भी तो हमने बचानी है। कुछ लोग मर भी गए तो क्या हो गया? तो उसको मैं ये कह दूँ कि बेटा पहले अपने घर की लाशें जब तू देख सका हो ना, तो देख सकता हो या इतनी हिम्मत हो तेरे में, तब जाके ये मुंह खोला, समझा? तब जाके ये बातें बोलनी चाहिए। और अगर ऐसी बात हो तो अपने घर में अगर तेरे 4 लोग रहते हैं, 3 का कत्ल कर दे और कर ले अपने घर की इकॉनमी ठीक, खर्चे कम हो जाएंगे। शुक्र मनाओ तुम हिंदुस्तान में होते बात कर सकते हो, अमेरिका जैसे किसी देश में होते तो पता नहीं कौन से कोने में दफना दिया गया होता तुम्हें, अब तक तुम्हारे घर वालों को लाश भी नहीं मिलती तुम्हारी। साले तुम सिर्फ जहर उगल सकते हो, जहर ही उगलो बैठ के, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, समझे? खैर, जो अब मैंने आपसे बातें कहनी है बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए आजकल हिंदुस्तान की जो है जगह जगह जो बात चल रही है, अब हिंदुस्तान के डॉक्टर्स की मैं बात करूं, साइंटिस्ट की मैं बात करूं, तो काफ़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं, काफ़ी ज़्यादा रिसर्चर्स जो हैं, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं, इन सब ये दावा कर रहे हैं बार बार कि वैक्सीन बनाने में हम कामयाब हो सकते हैं। और मे बी कुछ ने तो दावा कर भी दिया है कि कुछ जो है मे बी जून तक या जुलाई तक इसकी वैक्सीन बन भी सकती है हमारे से। सोच के देखिए, अगर हम लोग इसकी वैक्सीन बनाते तो, जो कि मेरे को लगता नहीं कि हमारे में ऐसी क्षमता है, नहीं, हमारे ऐसी बिल्कुल क्षमता है कि हम बना देते हैं। मतलब जो मतलब आप देखें कि जो धर्म कितने हज़ारों करोड़ों साल पहले हमने बता दिया था रामचरितमानस में कि ऐसा भी एक महामारी आएगी जो चमगादड़ों से फैलेगी, है जी। तो अगर हम ये बता सकते हैं बहुत पहले ही, आयुर्वेद दे सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम इसकी वैक्सीन नहीं बना सकते। हम इसकी वैक्सीन बिल्कुल बना सकते हैं। मेरे को अपने डॉक्टर्स पे, अपने रिसर्चर्स पे, अपने साइंटिस्ट पे बिल्कुल भरोसा है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन का असली मतलब ये होना चाहिए कि हम सब अपने घरों के अंदर हों, कोरोना हमारे घरों के बाहर हो, और डॉक्टर रिसर्चर्स जो हैं उनको वक्त मिले, साइंटिस्ट को अपना वक्त मिले, और इन चीज़ों की वैक्सीन वो तैयार कर सके।
अगर हम केसेस बढ़ाते रहेंगे और जो है डर बैठा देंगे डॉक्टर्स के अंदर, प्रशासन के अंदर, साइंटिस्ट के अंदर, रिसर्चर्स के अंदर, तो उनको वक्त नहीं मिलेगा। उनको टाइम देना है कि हम अपने घरों में हैं जी, आप लोग अपना वक्त लें और इसकी वैक्सीन बनाएं, आराम से बनाएं। बिल्कुल हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, लेकिन लोग कुछ मान नहीं रहे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कोई कानून बन सकता है तो बनना चाहिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल बनना चाहिए। खैर अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कानून इनको सजा देगा, नहीं तो हम देंगे, क्योंकि ऐसे तो हम मरने वाले से है नहीं। इससे बड़े तो हम आवाज़ उठा देंगे और हम बाहर निकल जाएंगे इनको अंदर करने के लिए। यार तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, घरों के अंदर रहें और तभी हमारे डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को जो है वक्त मिलेगा। सोच के देखिए, अगर हिंदुस्तान वैक्सीन बना लेता है, ये बात मैंने सोच के देखी, आप भी सोच के देखिए, दिल खुश हो जाता है। ये बात सोचिए कि मान लीजिए कि हमने वैक्सीन बना ली, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए। हमने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं और उनसे लड़े हैं और उनसे जीते हैं। अगर हमने वैक्सीन बना लेते हैं, सोचिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स, जहाँ पे मेडिकल जो है डॉक्टर्स, मेडिकल जो है ट्रीटमेंट की या मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, जब डॉक्टर्स की कमी नहीं है, आज वो देश रो रहे हैं, हम तो उनसे बहुत बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। तो हमारे डॉक्टर्स ये कर सकते हैं। और अगर हमने वैक्सीन बना ली तो सोचिए कि कितने देश जो हैं अब तक, अभी तो हमने कितने देशों की बिना इसकी मदद कर दी है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की हमने मदद करी है, कितनी कंट्री हमने दी है, कितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, कितनी और कंट्रीज़ हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगर हम दे सकते हैं बिना किसी इतनी, अगर हम कहते हैं हमारे देश में डॉक्टर्स वगैरह कमी है, उसके बावजूद हम ऐसा कर सकते हैं, तो फिर वैक्सीन बनाना कोई छोटी बात नहीं है। जब हमने आयुर्वेद दे दिया तो ये बनाना कोई छोटी बात नहीं है हमारे लिए, मैं समझता हूँ। लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए, और अगर हम ऐसा वैक्सीन बना लेते हैं तो सारे देश जो हैं ये देखते रहेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, जो हमारे दुश्मन हमारे घुटनों पे होंगे कि प्लीज़ हमें वैक्सीन दे दो, प्लीज़ हमें वैक्सीन दे दो। और सोचिए, हम कुछ भी करा सकते हैं फिर उनसे, कुछ भी नंगा नाच भी करा सकते हैं उनसे हम। और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम वैक्सीन बना लेते हैं और पाकिस्तान जैसा देश हमें कहता है कि वैक्सीन दे दो, तो मैं मोदी जी से यही कहूँगा कि आप इनसे पैसे ना लें, अगर लें तो हाफ उस पर दे दीजिए इनको, और एक शर्त रखिए कि कश्मीर से अपनी सेना हटाओ और अपने नक्शे से ऑफिशियल तौर पे जो है ये कश्मीर हटाओ अपने नक्शे से, तब जाके तुम्हें वैक्सीन मिलेगी। वरना मरो तुम लोग। पाकिस्तान की हालत बहुत गंदी है, और गंदी होने वाली है, क्योंकि जिस शख्स को, जो प्रधानमंत्री कहता है अपने आपको, उसको जो फ्रंट सीट पे होना चाहिए, वो पीछे भाग रहा है दुम दबा के, और आर्मी कह रही तेरे बस का नहीं है, हम आएंगे। तख्ता पलट हो सकता है वहाँ कभी भी। खैर तो मैं यही कहूँगा, आप लोग अपने घर में रहें, और डॉक्टर रिसर्चर्स को अगर हम वक्त देते हैं तो उनका जो है मनोबल हाई होता है, और फिर वो ध्यान दे सकते हैं इन चीज़ों में। चलिए मैं चलता हूँ। और हाँ, अगली वीडियो जो है एक पाकिस्तानी के ऊपर है, तो ज़रा देखिएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि उस वीडियो में जो है उनका हंस के लेनी है हमने, थोड़ी गालियाँ मैं कम दूँ, लेकिन हंस के ज़्यादा लूँगा। मेरी कोशिश यही रहेगी। आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और कुछ ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें। और डॉक्टर्स और प्रशासन को और जो सफाई कर्मचारी हों, सब लोगों को, जितने कोरोना वायरस है, सबको सपोर्ट करते रहें।